बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू एनजी कॉन एकेडमी ईटा गाइडलाइन। अच्छा, ब्रायोफाइट्स का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम जनरल कैरेक्टर्स और लाइफ साइकिल ये इस एक ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी बुक में पहले एक पेज के ऊपर इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं, उसमें भी लाइफ साइकिल के कुछ स्टेप्स का जिक्र है। फिर दूसरे पेज पे लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस दिया है, उसमें भी वही सेम चीज़ें हैं बट थोड़ी डिटेल से है। हमने ये करना है कि इसका एक कंप्लीट पैकेज एक ही वीडियो में बना रहे हैं ताकि आपके सारे एमसीक्यूज़ जो है वो इसमें आसानी से क्लियर हो सके। ठीक है, कोशिश करूँगा कि वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ जो बुक में है, जो कंसेप्ट हैं, वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो आपने बिल्कुल गौर से देखना है और मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, सबसे पहले इस ब्रायोफाइट्स में आपके बुक में 3 क्लासेस का जिक्र है। फर्स्ट क्लास आपके बुक में लिखा गया है मस्की, फिर एक और आपके बुक में है कॉल्ड हैपिटिएसी, और थर्ड वन जो आपके बुक में मौजूद है दिस इज कॉल्ड एंथोसीरोड्स। 3 चीज़ें आपके बुक में, 3 क्लासेस आपके बुक में मौजूद है एंथोसीरोड्स। ठीक है, अब अगर आप जनरली देख लें इसके एग्जाम्पल्स में, या इसको जनरली क्या कहा जाता है, सो दे आर कॉल्ड मोसिस, दे आर कॉल्ड लिवरवोर्ट एंड दे आर कॉल्ड हॉर्नवोर्ट। ठीक है, ये इसके जनरल नेम। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। कुछ जनरल कैरेक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं इसके, ताकि बाद में आपको ये याद हो एमसीक्यूज के लिए। इन कैरेक्टर्स को याद करना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 1 आप ये याद कर लें कि दे आर द फर्स्ट माइग्रेटेड प्लांट ऑन अर्थ। फर्स्ट माइग्रेटेड प्लांट्स ऑन लैंड। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है इससे पहले ये एक्वेटिक में थे और फिर इन्होंने अपने आप को एडॉप्ट किया लैंड के ऊपर। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये वहाँ एक्वेटिक कंडीशन से उठ के चल के आए हैं यहाँ पे? नो। इसका मतलब ये है, सपोज करें एक जगह पे एक प्लांट रह रहा है और वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो वो अपने आप को एडॉप्ट करेगा ना, मतलब अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो लैंड प्लांट की तरह इसकी एडाप्टेशन होगी। आगे एक टॉपिक आ रहा है लैंड एडाप्टेशन, उसमें ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। बट आप यहाँ पे इतना याद करें कि ये फर्स्ट माइग्रेटेड प्लांट है कौन से? अर्थ के, लैंड के ऊपर, एक्वेटिक से लैंड के ऊपर ये फर्स्ट माइग्रेटेड प्लांट है। इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सिंपल बॉडी होती है। इसकी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी? सो बॉडी इसकी गेमिटोफाइट बॉडी है और ये एक स्मॉल थैलस लाइक बॉडी होती है। ये थैलस लाइक बॉडी होती है और ये याद रखिए कि इसमें नो ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ये इसमें नहीं है। सिर्फ थैलस लाइक बॉडी है और इसके साथ एब्जॉर्प्शन के लिए राइजाइड्स मौजूद है। मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, बट ये ट्रू रूट्स नहीं है। तो इसमें ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स ये एब्सेंट होंगे। सिंपल एक थैलस लाइक बॉडी है और इसके नीचे मल्टी सेलुलर राइजाइड्स लगे हुए हैं। किस चीज़ के लिए? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिफरेंट मटेरियल के लिए। क्लियर हो गई ये बात? Another important thing, they are called non-vascular. अब क्वेश्चन ये है कि वेस्कुलर बंडल्स ये तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं, तो जब ये नॉन वेस्कुलर है तो फिर इसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे होगी? तो एक्चुअली ट्रांसपोर्ट अकर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसमें ट्रांसपोर्ट बाय डिफ्यूजन होती है। और एक एक्सेप्शनल केस आपने याद रखना है, वो है हमारे पास
गेमीट्स फॉर्मेशन। गेमीट्स जो है, गेमीट्स ये होंगे बाय माइटोसिस। दिस इज एक्सेप्शनल एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स। बाकी जितने भी हैं उनमें गेमीट्स की प्रोडक्शन बाय मियोसिस होती है और इसमें गेमीट्स की प्रोडक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होगी। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर हो गई है। अच्छा, इसका साइज जो है ये है 2.7 सेंटीमीटर राउंड अबाउट 2.7 सेंटीमीटर होता है ये। एक और बात जो आपने यहाँ पे याद रखनी है, इसकी प्लांट बॉडी है तो ये गेमिटोफाइट है, यानी गेमिटोफाइट जनरेशन इसका क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, अपने लिए फूड जो है ये खुद बनाएगा, इंडिपेंडेंट होगा ये। और स्पोरोफाइट जनरेशन इसी के ऊपर फिर डिपेंडेंट होगा। और इसकी जो हैबिटेट है, ये हैबिटेट के लिहाज से आप देखें तो ये बैंक ऑफ रिवर्स, वॉल्स के ऊपर, किस चीज़ के वॉल्स के ऊपर आप देख लें, जिस तरह शेडी प्लेस होता है, रॉक्स होते हैं, वॉल्स या बैंक ऑफ रिवर इसके ऊपर जो है ये रहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपको याद करना ज़रूरी है। जहाँ पे मतलब वाटर की कंसंट्रेशन एक्वेटिक कंडीशन से लगभग हो, मतलब एक्वेटिक की तरह ज़्यादा ना हो बट उसके करीब हो, ठीक है। अब जो चीज़ यहाँ पे मैं ड्रा करने जा रहा हूँ वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है और आपने इससे एमसीक्यूज़ क्लियर करने हैं, ठीक है। इससे आपके एमसीक्यूज़ भी क्लियर होंगे और इससे आपका कंसेप्ट जो है लाइफ साइकिल के ऊपर, इसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, ये भी क्लियर हो जाएगा। मेरी बात गौर से सुने, आपने जो चीज़ें याद करनी है वो कहाँ पे डिप्लॉइड जनरेशन है, कहाँ पे हैप्लॉइड जनरेशन है, और क्या ये फिर हमारे पास जो है मोनोशियस है, डायूशियस है, ये चीज़ें आपने एमसीक्यूज़ के लिए क्लियर करनी होती है जो इंतहाई ज़रूरी है। लेट मी ड्रा द लाइफ साइकिल और इसको साथ साथ एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखिए। दिस इज़ अ थैलस लाइक स्ट्रक्चर, ये एक थैलस लाइक बॉडी है, ठीक है। इस थैलस लाइक बॉडी में, और ये जो आपको थैलस लाइक बॉडी नज़र आ रही है ये गेमिटोफाइट बॉडी है। क्या है? गेमिटोफाइट बॉडी है। ज़रा गौर से मेरी तरफ देखें, इसको मैं ग्रीन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसका गेमिटोफाइट जनरेशन जो है ये फोटोसिंथेटिकली डोमिनेंट है, ये अपने लिए फूड जो है खुद प्रिपेयर करेगा। क्लियर हो गई बात? अब देखें इसके नीचे यहाँ ये देखिए रूट्स तो नहीं है बल्कि स्मॉल हेयर लाइक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जिनको राइजाइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये गेमिटोफाइट बॉडी है और थैलस लाइक बॉडी है, राइजाइड्स मौजूद है और इस बॉडी के अंदर अब आपको दो चीज़ें नज़र आएंगी। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखती जाएं। इस एक बॉडी के अंदर हम दो चीज़ें देख सकते हैं, यानी इसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स में से कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। हम ड्रा करेंगे, एक एंथ्रीडियम और दूसरा आर्चिगोनियम। बिल्कुल गौर से देखेंगे आप तो ये समझ आ जाएगी आपको आसानी से। लेट मी ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लास्क शेप, और आपके बुक में क्लियर कट लिखा है दैट दिस इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। ये आर्चिगोनियम है, ठीक है। गौर से देखिए, ये आर्चिगोनियम का स्ट्रक्चर फ्लास्क शेप है, मल्टी सेलुलर। अच्छा, यहाँ पे मैं लाइफ साइकिल ड्रा कर रहा हूँ तो कोशिश करें जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ उस पर फोकस करें और उसको एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स में फिर आप लिखें ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सकें। दिस रीजन इज कॉल्ड नेक रीजन, और लिख ले अपने पास, इस नेक रीजन से सिक्रीट होगा एक स्वीट फ्लूइड, नेक रीजन से स्वीट फ्लूइड सिक्रीट होगा। और दिस हेड रीजन इज कॉल्ड लेड, और ये जो सॉलिड बेली टाइप है दिस इज कॉल्ड वेंटर, और इस वेंटर के अंदर यहाँ पे मौजूद है एक एग, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, एग यहाँ पे मौजूद है। दिस एग इज आल्सो कॉल्ड ऊस्पियर। एग का दूसरा नाम यहाँ क्या है? ऊस्पियर है। तो इस वक्त
इस आर्चिगोनियम का लिड जो है ये क्लोज होगा। आर्चिगोनियम, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आर्चिगोनियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसका ये लिड इस वक्त क्लोज है और इसके अंदर एक लार्ज नॉन मोटाइल एग पड़ा है। देखिए सारी चीज़ें अब मैं यहाँ लिख नहीं सकता, इसलिए जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर एमसीक्यूज छुपे हुए हैं। कोशिश करें कि हर एक चीज़ को गौर से सुने आप। एक और स्ट्रक्चर इसी बॉडी के अंदर, और वो आपके पास एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होगा जिसको कहा जाता है एंथ्रीडियम। ये क्लब शेप स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है एंथ्रीडियम। अब अगर मैं कहूँ कि इस प्लांट के अंदर इस वक्त एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम दोनों एक ही प्लांट के अंदर है, तो आप सोच लें कि ये मोनोसियस है या डायोसियस है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जो भी प्लांट, सिंगल प्लांट में दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद हो, ये हमारे पास मोनोसियस होगा यानी बाइसेक्सुअल होगा। बिल्कुल गौर से देखते जाएं, लाइफ साइकिल आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर इस एंथ्रीडियम में यहाँ कुछ सेल्स हैं जिनको कहा जाता है एंथीरोजाइट्स। एंथीरोजाइट्स। अब ये एंथीरोजाइट्स जो है इसके इर्द गिर्द एक थिक लेयर होता है जिसको म्यूसिन कहा जाता है, या आपके बुक में जिसको म्यूसिलेज लिखा है। ये एंथीरोजाइट के इर्द गिर्द जो वॉल्स हैं ये म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज, म्यूसिन जिसको कहा जाता है। अब यहां पे क्या होने वाला है, याद रखें कि पहले ये जो एंथ्रीडियम है ये बर्स्ट होगा। बिल्कुल आराम आराम से ये मैं करा रहा हूं, आप सीखें इसको। ये एंथ्रीडियम बर्स्ट होगा तो इससे ये जो सेल्स हैं एंथीरोजाइट्स ये बाहर निकलेंगे। मैं एक और चीज आपको क्लियर करा दूं कि इधर वाटर मौजूद होगा, इधर वाटर मौजूद होगा। वाटर जो है ये किस चीज के लिए मौजूद है, बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें। ब्रायोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिसके रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना इंतहाई ज़रूरी है। हम ऐसे कर लेते हैं, सपोज करें कि ये हमारे पास इधर वाटर है। ये वाटर किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है अभी आपको बता रहा हूँ। स्पर्म के स्विमिंग के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। स्पर्म के स्विमिंग के लिए वाटर का होना ज़रूरी है। बिल्कुल गौर से मेरी तरफ देखें। ये एंथीरोजाइट्स जब बाहर निकलेंगे तो इसके इर्द गिर्द थिक म्यूसिलेज ये मौजूद होगा, बट जैसे ही वो वाटर में आएगा तो वो म्यूसिलेज वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। जब म्यूसिलेज वाटर में डिज़ोल्व होगा तो यहाँ एक स्पर्म सेल जो कि बाइसिलिएटेड, हम इसको कहते हैं बाइसिलिएटेड स्पर्म सेल होगा। अब ये स्पर्म सेल इस आर्चिगोनियम में कब आएगा, देखें मैंने कहा इस नेक रीजन से स्वीट फ्लूइड सीक्रेट होता है। यहां पे आपको एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज करा रहा हूं। स्वीट फ्लूइड इज एक्चुअली द स्टिमुलस फॉर स्पर्म। लिख ले अपने पास, स्वीट फ्लूइड इज एक्चुअली अ स्टिमुलस फॉर स्पर्म। और फिर इस स्पर्म के स्विमिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है, वाटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम एंथ्रीडियम टू आर्चिगोनियम रिक्वायर्ड व्हाट, स्टिमुलस, स्वीट फ्लूइड या वाटर, तो दोनों रिक्वायर्ड है। स्वीट फ्लूइड इसके लिए स्टिमुलस होगा और वाटर इज द सोर्स फॉर स्विमिंग। वाटर, ये फ्लैजेलेटेड स्पर्म, सीलिएटेड स्पर्म वाटर के अंदर स्विम करेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज दे वर एक्वेटिक। और ये एक्वेटिक एडाप्टेशन में ऐसे होता है, रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर जो है ये रिक्वायर्ड होता है। चले जी, ये स्पर्म इस वाटर में आ गया। याद रखें जब ये आर्चिगोनियम मैच्योर होता है तो ये लिड ओपन हो जाता है। जब ये लिड ओपन होता है तो ये स्पर्म इसके अंदर आएगा
और जब यहाँ पहुंच जाए तो इस एग को फर्टिलाइज कर लेगा, इस एग को फर्टिलाइज करेगा। नाउ दिस फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज नाउ कॉल्ड zygote and this is also called oospore। ठीक है, इस फर्टिलाइज एग को क्या कहेंगे? जाइगोट कहेंगे। जरा मेरी तरफ गौर से देखें, इसमें जो एग था वो एन था, यहाँ जो स्पर्म है ये भी एन है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो जाइगोट 2n होगा। जाइगोट क्या होगा? 2n। एंड नाउ रिमेंबर दिस जाइगोट विल स्टिल स्टे इनसाइड दिस आर्चिगोनियम फॉर व्हाट? क्योंकि इसमें फूड होता है तो ये जाइगोट को क्या करेगा? नरिश करेगा। अब हम इसको ज़रा बाहर निकाल लेते हैं तो आपको आसान सी चीज़ बता रहा हूँ, ये जाइगोट जो है ये डेवलप हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो इज अगेन 2n। पॉइंट टू रिमेंबर, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो इसमें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज आ गया है। दैट इज वाई वी से दैट ब्रायोफाइट बिलोंग टू एम्ब्रियोफाइट। ब्रायोफाइट जो है दे बिलोंग टू एम्ब्रियोफाइट। अब ये एम्ब्रियोफाइट जो है ये डेवलप होगा किस चीज में? एक न्यू बॉडी में, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड स्पोरोफाइट बॉडी। इसको स्पोरोफाइट बॉडी कहा जाता है। याद रखिए दिस स्पोरोफाइट इज अगेन 2n। स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड है। अब क्या होने वाला है? इस स्पोरोफाइट बॉडी में यहां हो जाएगा प्रोसेस ऑफ मियोसिस। स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस। जब मियोसिस हो जाए तो मियोसिस के प्रोसेस से यहां प्रोड्यूस हो जाएंगे स्पोर्स, एंड दी स्पोर्स आर n। स्पोर्स इस वक्त क्या है? हैप्लॉइड जनरेशन है। फिर ये स्पोर्स जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस स्पोर्स विल रिमेन अटैच टू गेमेटोफाइट बॉडी। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्योंकि स्पोरोफाइट जनरेशन इसकी जो है ये फोटोसिंथेटिक नहीं है, ये अपने लिए फूड नहीं बना सकती, ये डिपेंडेंट है। स्पोरोफाइट जनरेशन डिपेंडेंट है, इसलिए ये स्पोरोफाइट बॉडी विल रिमेन अटैच टू गेमेटोफाइट फॉर व्हाट? फॉर नरिशमेंट। जब इससे एन स्पोर आ जाए तो यहाँ ये डेवलप हो जाता है एक न्यू बॉडी में, एंड दिस बॉडी इज अगेन अ गेमेटोफाइट बॉडी। तो अब देखें गौर से, ये जो गेमेटोफाइट बॉडी यहाँ पे आ गई है, दिस गेमेटोफाइट बॉडी इज एन। ठीक है, गेमेटोफाइट बॉडी इज एन, हैप्लॉइड है ये, क्योंकि इसमें जो सेल्स हैं एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, इस बॉडी के अंदर जो आर्चिगोनियम का एग और एंथ्रीडियम का स्पर्म ये बनेगा तो ये होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसलिए मैंने लिखा है कि गेमीट फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस होती है। बाकी जितने भी प्लांट है उसके अंदर गेमीट फॉर्मेशन जो है ये होगी बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, यहाँ पे होगा बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये इसका लाइफ साइकिल है, इसको आपने याद करना है और ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए। स्पर्म एन है, एग एन है, स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज किया तो जाइगोट 2n है, एम्ब्रियो भी 2n है, स्पोरोफाइट भी 2n है, फिर यहाँ मियोसिस हुआ तो स्पोर्स, और स्पोर्स के बाद फिर गेमेटोफाइट जनरेशन और फिर माइटोसिस। अगर आपसे पूछा जाए कि मोसिस या ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में माइटोसिस होता है या मियोसिस, तो दोनों होते हैं। लिख ले अपने पास, स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस एंड गेमीट्स आर प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ये इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल है। तो ये आपने याद करना होगा कि एंथ्रीडियम का शेप क्या है, आर्चिगोनियम का शेप क्या है, और इसमें जो हमारे पास एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है इसके ये सेल्स कैसे निकलते हैं, कंबाइन कैसे होते हैं। सिंपल है, एंथ्रीडियम बर्स्ट होगा तो एंथीरोजाइट निकलेंगे, एंथीरोजाइट के इर्द गिर्द थिक म्यूसिलेज होता है, जब वो वाटर में जाएगा तो वो
डिसॉल्व हो जाता है, एक बाइसिलिएटेड स्पर्म इससे बाहर निकलता है और वो वाटर के थ्रू मूव करता है टुवर्ड आर्चिगोनियम और फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोर्स एंड देन अगेन गेमेटोफाइट बॉडी। तो आपको याद होना चाहिए गेमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट बॉडी एंड जो इसका स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट ओवर गेमेटोफाइट बॉडी। ये जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है ये एक्चुअली फनेरिया का लाइफ साइकिल है, फनेरिया और पॉलीट्राइकम। तो आप ये लिख ले अपने पास कि ब्रायोफाइट्स जो हैं इनमें मॉन्यूशियस प्लांट भी मौजूद है और इनमें डायूशियस प्लांट भी मौजूद है। ये जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ा है हमने एक ही बॉडी के अंदर से दोनों निकाले हैं, तो ये हमारे पास मॉन्यूशियस की एग्जांपल है, ठीक है, मॉन्यूशियस की ये एग्जांपल है हमारे पास। इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं, लिवरवोर्ट देख लें, उसके साथ आपकी बुक में मार्केंशिया लिखा हुआ है, हार्नवुड देख लें, एंथोसिरोस लिखा हुआ है और मोसिस में फनेरिया और पॉलीट्राइकम। अच्छा, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, शायद ये क्वेश्चन आया भी है पहले, लिखा था कि फनेरिया एंड पॉलीट्राइकम आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो स्पेसिफिक अगर पूछा हो तो फिर मोसिस होगा और जनरली अगर पूछा हो तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा आपके पास ब्रायोफाइट्स। क्लियर हो गई ये बात। और बुक में एक और पॉइंट है, ये जो एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम है दे आर समटाइम इंटरमिक्स्ड विद हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पैराफाइसिस। तो वो तो शूट लाइक बॉडी होती है या सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो या इसको उससे मिक्स नहीं करना। पैराफाइसिस जो है वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर उसको आप कह सकते हैं, और ये जो एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम है ये क्या है, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। दिस इज ऑल अबाउट general characters and life cycle of bryophyte. In the next lecture we will talk about land adaptation and uses of bryophytes. Try to attempt practice test MCQs for this topic. ये ज़रूरी है ताकि कुछ कंसेप्चुअल चीज़ें जो हों वो आपके जहन में हो और वो आपको याद रहें।